बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चर केमिस्ट्री का मेल का पेपर जो 30 दिसंबर 2023 को कंडक्ट हुआ रिसेंटली। आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और केमिस्ट्री के 50 बाय 50 MCQ की हम अच्छी सी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ जो B.Ed पोर्शन की MCQ हम कलेक्ट कर सकें उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बड़ी न्यूज़ और अपडेट कि स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लेक्चर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए बैच 3 का भी आगाज़ कर चुके हैं, जो कि 15 दिसंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ एक न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन का। अगर आप KPPSC से बिलोंग करते हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं या PPSC के किसी भी केमिस्ट्री एग्ज़ाम की इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो बैच 1 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 1 जनवरी से। तो आप जो है उस बैच में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, वंडर वाल करेक्ट आइडियल गैस लॉ इज कंसिडरिंग बाय अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है वाटर इन 3 फेजेस आइस वाटर एंड वेपर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सिस्टम इज 1। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि देयर ओनली 1 इंडिपेंडेंट केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो तो वाटर ही होता है, लेकिन उसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। तो सिस्टम हैज़ ओनली 1 कंपोनेंट, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेशन शोविंग द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में जब आपने कैलकुलेशन की होगी रेडियस की, तो वहाँ पे ये मेंशन है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द शेल के अंदर जो मूव कर रहे होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच में एक रिपल्शन होती है और ये अट्रैक्शन होती है। और ये अट्रैक्शन ऐसे ही है जैसे कोलम फोर्स होती है, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 2 अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ आपने देखा था कि जो कोलम फोर्स होती है FC दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे जो चार्जेस हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो हम इसको लिखते हैं दिस इज़ दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, इसको हम लिखते हैं E का स्क्वायर। यानी कि इसमें से क्या होता है, एक E पॉजिटिव होता है, एक E नेगेटिव होता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। दिस इज द कोलम फोर्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो हाईएस्ट होती है वो लिथियम में भी होती है और उसके साथ बोरॉन में भी। अब यहाँ पे देखें तो जो बेरिलियम है, तो बेरिलियम की जब फर्स्ट आयोनाइजेशन स्टेट आती है तो उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 1s2 और 2s2 होता था, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आता है आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 और 2s1 होता है। लेकिन जब लिथियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और अब s में बढ़ जाते हैं। इसी तरह बोरॉन में चले जाएं तो इसका 5 होता है, 1s2 2s2 एंड दिस इज द 2p1। और जब आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये भी अब आपके पास वैलेंस शेल ये बन जाता है। इसी तरह बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद आपका वैलेंस शेल ये बन जाता है। और ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्योंकि दोनों S जो सब शेल हैं ये कंप्लीटली फिल्ड हैं, दोनों में से इलेक्ट्रॉन का निकालना जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिस इज द 1s और जो बोरॉन है ये 2s है, तो 1s इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सेकंड इलेक्ट्रॉन का निकालना या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रिएट करना दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ अगर ऑर्डर बनाए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, देन बोरॉन एंड देन बेरिलियम। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे हम देखें तो डाइपोल इंटरेक्शन मीथेन में तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि दिस इज द नॉन पोलर। अमोनिया में भी होती हैं, वाटर में भी होती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती हैं वाटर में होती हैं, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास ऑक्सीजन है इट इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये हाइड्रोजन के साथ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट करता है, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो इट बिकम मोर डाइपोल, इट क्रिएट मोर डाइपोल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट,
जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू दी अमोनिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर दैन दी नाइट्रोजन, और ये जो बॉन्ड होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट करता है और मोर डाइपोल क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है CHCl3 ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल है, इसका शॉर्ट ट्रिक अपन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जो कि हमने ट्रिक बात की थी 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस कोई मोनोवेलेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो मोनोवेलेंट एटम्स, ठीक है। 1/2 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेंट्रल कार्बन है इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म तो ये 4 है, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट में आता है, 3 क्लोरीन है तो टोटल 4 है, तो 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है, और 4 की जो वैल्यू होती है ये होती है sp3 एंड दिस इज द टेट्राहेड्रल। और इस केस में देखें तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और 3 क्लोरीन यहाँ पे इस तरह होते हैं, तो ये एक टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री बनाता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी तरह PF5 में चले जाएं तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट ट्रिक लगा के जो मैंने ऊपर लगाया फार्मूला बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वो आती है 5, और जब 5 आती है तो इसका मतलब है दिस इज द ट्राइगोनल बायपैरामिडल, यानी कि sp3d आती है इसकी, तो ट्राइगोनल बायपैरामिडल इज द ज्योमेट्री ऑफ PF5। क्वेश्चन नंबर 8 है sp3d2 हैज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर एट द रेगुलर, और यहाँ पे देखें तो इसकी जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं उसकी वैल्यू आती है 6, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ऑक्टाहेड्रॉन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट अबाउट द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इनकरेक्ट। हमारे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है और आपने पढ़ा होगा इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने ब्राइन यूज़ किया था, ठीक है, एक्वस NaOH को NaCl को क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम आयन भी बनते हैं, क्लोराइड आयन भी बनते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन भी बनते हैं, OH आयन भी बनते हैं। तो यहाँ प्रेफरली जो क्लोराइड आयन है ये कहाँ पे जाते हैं, एनोड पे जाते हैं, और इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और हाइड्रोजन आयन जो है ये किस पे जाते हैं, ये कैथोड पे जाते हैं, और यहाँ इन पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, H2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है, यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज होती है। तो ये नोट कीजिएगा, यहाँ पे प्रेफरली नाइट्रोजन जो है ये कैथोड पे नहीं जाती, तो दिस इज द ए ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। और यही सेम क्वेश्चन जो है वो 2 दफ़ा रिपीट भी हुआ है, ये बिल्कुल सेम एग्जाम के अंदर, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 हैज़ द बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे देखें तो जो अमोनिया है इसके ऊपर एक लॉन पेयर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो एक लॉन पेयर की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 से रिड्यूस होकर चला जाता है 107.5 या 4 जो है डिग्री पे चला जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसका जो एंगल होता है वो 107.5 डिग्री होता है अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कम्प्लेक्स। यहाँ पे देखें तो क्योंकि एक जो ऑक्सिलेट होता है उसका -2 चार्ज होता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो जाएगा -6, यहाँ पे पोटाशियम +3 होता है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है वो +3 आती है। यहाँ पे देखें तो एक साइनाइड का -1 होता है, तो टोटल -6 हो जाएंगे, और ये +3 होंगे सोडियम के, तो ये भी क्या हो जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। बट इन दिस केस यहाँ पे देखें NiCl4 के केस में, तो ये -4 क्लोरीन हो गया +4, तो यहाँ पे जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, तो दिस इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 0.05, हाफ लाइफ विल बी। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन यूनिट गिवन है पर सेकंड, और जब पर सेकंड यूनिट रेट कांस्टेंट का गिवन होता है तो इट मीन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ का फार्मूला होता है T1/2 दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। यहाँ पे देखें तो 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.05। जब आप इसको डिवाइड करते हैं इन दिस केस तो ये वैल्यू हो जाती है 0.014 सेकेंड आती है, और ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 14, if the rate of reaction is double by doubling the concentration, तो definitely this is the first order reaction, because क्योंकि first order reaction के केस में जो रेट होता है, रेट that is equal to K, ये हमारे पास concentration है reactants की, इसकी पावर 1 होती है।
तो जितनी ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसके बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है रेट का। तो अगर आप डबल करोगे कंसंट्रेशन तो रेट भी क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। अगर आप इसकी ट्रिपल करोगे कंसंट्रेशन तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ये नोट कीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसके बीच में होता है, मीथेन, इथेन और ब्यूटेन। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि एज द नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेज, और उस वक्त उसमें क्या होता है, वंडर वाल फोर्सेज बिकम द स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में कौन सी फोर्सेज होती हैं, वंडर वाल फोर्सेज होती हैं। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है चेन का, तो वंडर वाल फोर्सेज क्या होती है, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेज डिपेंड्स ऑन द साइज, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज वंडर वाल फोर्सेज बिकम स्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता गया, ब्यूटेन का साइज सबसे ग्रेटर है, तो वंडर वाल फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग और इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच रिएक्शन इज कॉमनली मोस्टली यूज टू प्रोटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये एमएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो जनरली फंक्शनल ग्रुप को ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा एसिटाइलेशन कहते हैं, एसिटाइलेशन। आपने देखा होगा कि जब आपने अल्कोहलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है तो आप इसकी क्या करवाते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोटेक्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, एसिटाइलेशन। 17, एथेनॉल ऑन द ऑक्सीडेशन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब अल्केन्स की ऑक्सीडेशन होती है, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, जब अल्केन की ऑक्सीडेशन होती है तो आपको मिलती हैं अल्कोहल्स, और जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो आपको मिलते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो आपको मिलते हैं एसिड्स। तो यहाँ पे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो ये हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो एसिटाल्डिहाइड रिस्पेक्टिव कंपाउंड मिलता है हमें, क्योंकि एथेनॉल है तो एथेनॉल का जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड 2 कार्बन वाला है वो हमें एथेनॉल मिलेगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट। द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग द नाइट्रो ग्रुप इनटू द अमीनो ग्रुप। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये नाइट्रो ग्रुप को अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये कार्बोनाइल बॉन्ड को रिड्यूस करवा सकता है, सी डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करवा सकता है। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू द सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये ऑप्शन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसके साथ जो मोस्ट पॉसिबल है ना, वो जनरली हम यूज़ करते हैं जो नाइट्रो ग्रुप को अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, मेटल्स यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग मेटल्स यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स लाइक SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ कर सकते हैं, Fe आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ कर सकते हैं, या टिन क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू द अमीनो ग्रुप, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये जस्ट क्या करता है, ये हमारे पास सिर्फ नाइट्रो जो अल्केन्स होती हैं एलिफेटिक, उनको ये एलिफेटिक अमीन्स में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे नन ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मोर सूटेबल जो ऑप्शन है वो डी है वैसे, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता है, इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी है, वो की में वेरिएशन हो सकती है। तो ये आपके कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, ये नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द स्पीशीज विच इज़ रिड्यूस्ड। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखें तो कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रही है कॉपर मेटल में, जिसकी 0 होती है, तो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, कॉपर की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, अ सिस्टम अब्जॉर्ब 5 किलो जॉल हीट कितनी है, एब्जॉर्ब कर रहा है 5 किलो जॉल। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जब सराउंडिंग पे वर्क है तो इसका मतलब है दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन जो बाय द सिस्टम होता है वो नेगेटिव होता है, तो -50 किलो जॉल इसकी वैल्यू होगी। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उसके लिए जो फर्स्ट लॉ की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Q - W। तो यहाँ पे del U इज इक्वल टू Q है हमारे पास 5 -
और वर्ड क्या हमारे पास 50 और ये -40 इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। द ऑस्मोसिस इज ड्राइवन बाय, तो जनरली जो ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है इट इज़ रिलेटेड टू द सॉल्वेंट, क्योंकि वहाँ से क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट ने पास आउट होना होता है, तो इट इज़ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वो मूव करता है जहाँ पे लेसर सल्यूट होता है वहाँ से मोर सल्यूट की तरफ सॉल्वेंट क्या कर रहा होता है, ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है। तो दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 22 मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट मेथड है वो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो है रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि इट फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर बाय कनेक्टिंग द टू फंक्शनल ग्रुप, तो दो एक ही मालिक्यूल होता है, सिंगल मालिक्यूल होता है, उसके पास टू फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इट कंटेनिंग द टू फंक्शनल ग्रुप, और वो दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे तीनों जो हैं ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं देते, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, नन ऑफ दिस। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है, प्रेशर पे करता है, नंबर ऑफ मोल्स या जिसको कहते हैं स्टोशियोमेट्री पे ये डिपेंड नहीं करता, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे कि बेस्ट कंडक्टर इनमें से कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट NaCl का सोल्यूशन भी लगा के आएंगे। देखें दिस इज द सोल्यूशन, ये इसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, Na+ सोडियम आयन। तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर जब आयंस मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के बीच में उनकी मूवमेंट में हर्डल्स आती हैं। क्या आती हैं, मूवमेंट में हर्डल्स आती हैं, जिसकी वजह से फ्रीली मूव नहीं करते। और यहाँ पे ग्रेफाइट में आपको पता है वन लेयर में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट कंडक्टर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 26 है कंसर्टेड रिएक्शन। स्टूडेंट ये हमने पढ़ा होगा इन केस ऑफ कैनेटिक्स में भी हमने पढ़ा है अपने लेक्चर्स के दौरान। कंसर्टेड रिएक्शन वो होता है जिसमें सिमुलटेनियसली बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिएक्शन होता है ये जनरली किस में होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट जब बन रही होती है उस वक्त इन रिएक्शन को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड दी कंसर्टेड रिएक्शन, क्योंकि एट द सेम टाइम उधर से बॉन्ड बन रहा होता है उधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच polymerization has the repeating identical units, so this is the addition polymerization। एक मोनोमर जो है वो दूसरे मोनोमर के साथ सेम रिपीटिंग यूनिट के साथ मिलके एक पॉलीमर बनाता है, जिस तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC है, स्टाइरीन है, ठीक है, इसी तरह इथाइलिन है, पॉलीइथाइलिन है, ये सारे एडिशन पॉलीमराइजेशन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय, यहाँ पे देखें अगर हम E2 रिएक्शन की बात करें, बाय मालिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे जो इसका रेट होता है ये इफेक्ट होता है। आप सबसे पहले तो आपने रेट इक्वेशन पढ़ी होगी, क्योंकि इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, और इसके अंदर जो रेट होता है वो अल्काइल हैलाइड की स्पीशीज और बेस इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इट का मतलब है रेट इज अफेक्टेड बाय 2 स्पीशीज, अल्काइल हैलाइड एंड द बेस, बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और इसी तरह ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 29 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन ही नहीं है। एक्वस अमोनिया सोल्यूशन कंटेनिंग द 28% वेट बाय वॉल्यूम, इसकी परसेंटेज प्योरिटी है, डेंसिटी भी गिवन है और मोलर मैस भी गिवन है। तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने अपने सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं, आइदर योर सोल्यूट इज सॉलिड या फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो मोलैरिटी के लिए परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मोलर वेट, ये फार्मूला शॉर्ट पड़ा था, और उसके साथ साथ फिर हम M1 V1 और M2 V लगाते हैं। लेकिन ये फार्मूला उनके लिए यूज़ करता है जो लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, लाइक आप कंसनट्रेटेड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, कोई भी लिक्विड सोल्यूशन है, जब आप उनकी मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है। तो सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, परसेंटेज प्योरिटी 28 है,
डेंसिटी जो है वो 0.899 है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 17.031 है। इसको कैलकुलेट करें तो 14.8 मोलर इसका आंसर आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 30। ये भी बहुत सिंपल था। फॉर अमोनिया सिंथेसिस इन द हैबर प्रोसेस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है। तो भाई इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सबसे पहले बना लेते हैं, N2 प्लस H2, ये बना देता है इक्विलिब्रियम प्रोसेस है NH3। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे NH3 की जो मोल्स हैं 2 हैं और H की जो हैं वो 3 हैं। तो इसकी KC का हम इस तरह लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट। तो NH3 की कंसंट्रेशन का 2 हो जाएगा और N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। NH3 की वैल्यू यहाँ पे उसने दी हुई है 0.027 का, ये आप स्क्वायर ले लें। और इसी तरह यहाँ पे चले जाएं तो ये N2 की वैल्यू गिवन है 0.04 मल्टीप्लाई, और ये है ये है हमारी स्टूडेंट H2 की वैल्यू गिवन है 0.12 और इसका है क्यूब। तो इसको सिर्फ आपने टेक्निकल तरीके से सॉल्व करना होता है। देखिए इनके अगर आप स्क्वायर लेते हैं या क्यूब लेते हैं तो ये बहुत ही पॉइंट पे वैल्यू चली जाती हैं। तो भाई पॉइंट में आप कैलकुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट आपकी एरर्स के चांसेस होंगे। तो जब भी आपकी वैल्यूज पॉइंट में आती हैं तो आप पावर्स में लेके जाया करें। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होता है कैलकुलेशन करने का। अभी देख लेते हैं इसको। 0.027 का जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आ जाता है 0.000729 आता है, डिवाइडेड बाय 0.04 मल्टीप्लाई, जब 0.1 का 2 का क्यूब लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है आपका 0.1 क्यूब का। ये भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा आंसर इसका आ जाता है। तो जब आपने इसकी क्या करना होता है, आप इसको लेके जाएं 7.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, इसकी वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 6.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये मैं पावर्स में लेके गया हूँ। इनको डिवाइड करें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.107। तो इसका 0.1 आंसर जो है ये करेक्ट है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीकाकार। अब चलते हैं थर्ड। फॉर द रिएक्शन SO2 है, O2 है और SO3 है की फॉर्मेशन हो रही है और इक्विलिब्रियम पोजीशन किस तरफ जाएगा। तो ये देखें ली शैटले प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। और ली शैटले प्रिंसिपल कहता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो डायरेक्शंस होती है रिएक्शन की उस तरफ जाती है जब नंबर ऑफ मोल्स कम होती हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर के इंक्रीज करने से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। यानी कि इसका मतलब है रिएक्शन SO3 की तरफ जाएगा और उसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा और इसकी प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इन दिस रिएक्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 32 विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कुलियन थ्योरी। तो कुलियन थ्योरी में प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के भी होता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स स्टोइचियोमेट्री का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टूडेंट हमने देखा कि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, प्रेशर भी करता है, कंसंट्रेशन भी करती है, लेकिन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करने में तो हेल्प करता है, जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम तो अटेन हो जाती है, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ये डिसाइड नहीं करता। तो ये नोट कर लें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 34 द पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग द फूड स्टोरेज टैंक्स एंड द क्लिंग रैप्स। तो फूड स्टोरेज टैंक्स ये FSC पंजाब टेक्स्ट में भी गिवन है। तो ये जनरली पॉलीस्टायरीन ऑप्शन होता है और इसके साथ साथ PVC भी ऑप्शन आ जाता है क्लिंग रैप के अंदर PVC पे, लेकिन यहाँ पे PVC का ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट जो सूटेबल आंसर रहेगा वो पॉलीस्टायरीन रहेगा। 34 35 पे फॉर ऑर्बिटल, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू I की वैल्यू है वो 1 है। तो भाई ये जो I 1 है तो दिस शोज द P ऑर्बिटल, और P है तो इसकी जो शेप होती है डम्बेल शेप होती है। क्या होती है? डम्बेल शेप होती है। ये नोट कर लें। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। शी कंसिस्ट ऑफ, ये जो हमारे पास शी होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लाटीनियम का इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, प्लाटीनियम का बना होता है। द इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, तो ये स्टूडेंट भी हम अपने एग्जाम में टेस्ट के अंदर क्विज में 1-2 दफ़ा दे चुके हैं। स्टूडेंट हमारे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे होंगे तो वो जानते हैं
कि इन केस ऑफ इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमने ये एमसीक्यू एज इट ये एमसीक्यू दे रखी है कि इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होती है। ये सिर्फ ओनली द इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है जिसकी ऑलवेज, हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैसेस लॉ इज बेस्ड ऑन, हैसेस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनर्जी गैप बिटवीन द टी टू यू, और ये क्या है 10 जो है स्प्लिटिंग, इसका एनर्जी का यूनिट है स्प्लिटिंग एनर्जी 10 डी क्यू है। इन विच वन ब्रोनियन मोशन, तो ब्रोनियन मोशन जो बेस्ट ऑप्शन है इसका कोलाइड है स्टूडेंट। बैटरी लैपटॉप की एंड होने वाली है तो मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करने लगा हूँ। विच पार्टिकल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो गैसेस के अंदर जो है मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। सी ऑप्शन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n टू 2, अब यहाँ देखिए इसका जो फर्स्ट एनर्जी लेवल स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बल्मर सीरीज है। विच पॉलीमर इज यूज इन दी सैनिटरी पाइप्स, के अंदर जो है वो पीवीसी यूज होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये जीरो ऑर्डर, आपने रेट देखोगे रेट दैट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन जीरो होती है, तो जीरो है, बेस्ट ऑप्शन है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द कायरल कार्बन, तो यहाँ भी सिस ब्यूटीन देखें तो इसके पास कायरल कार्बन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, और ये इन दोनों की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये कायरल है, कायरल सेंटर मौजूद हैं इसके पास, तो इसका बोथ सी एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो ये भी हम अपने एग्जाम में दे चुके हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है सी, ई इज इक्वल टू एच का स्क्वायर एट 8 ma का स्क्वायर। 47 है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन द लिक्विड सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो प्रेशर के इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी को। 48 है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द सब्सटेंस इन द एलिमेंटल फॉर्म इज जीरो होती है, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी चेंज वो जीरो होता है। और 49 और 50 क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, तो स्टूडेंट्स को अभी याद भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं हमने डिस्क्राइब की। तो ये 48 क्वेश्चन थे। जल्दी जल्दी B.Ed का देख लेते हैं। नीड बेस्ड मोटिवेशन कंटेन, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। हायर लेवल ऑफ ब्लूम क्रिएटिंग होता है, लोअर लेवल रिमेंबरिंग होता है स्टूडेंट। व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी दैट पुट्स इंफॉर्मेशन टुगेदर इन एन इनोवेटिव वे, तो इसका सिंथेसिस होता है। इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट, ये फॉर्मेटिव होती है जिसमें इमीडिएट फीडबैक देना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट, इसमें सब्जेक्टिव ऐसे टाइप आता है। 57 इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है इसमें 1 पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ए ऑप्शन करेक्ट था। फादर ऑफ टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये विलियम हेनरी स्मिथ इसने पेश की थी, एंड अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्यूल इसकी 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो बाकी जो भी ऑप्शंस अगर आपके पास MCQ हैं B.Ed की इंग्लिश की, अगर आपने FPSC का टेस्ट दिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और इन 59 MCQ में से आपके कितने करेक्ट हैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने मार्क्स को पुट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।